हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो इस समय सिनेरियोज बने हुए हैं, हर पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार सत्ता में आ जाए। कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं है, वो दोबारा से सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जो नए रूप में अब हरियाणा में आई है, वो चाहती है कि जिस तरीके से हमने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई है, उन्हीं एजेंडों के तहत अब हम हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। भाजपा की बात की जाए तो 10 साल सत्ता में है, जेजेपी के साथ गठबंधन में 4.5 साल रहे, लेकिन अब वो गठबंधन टूट चुका है। जेजेपी और इनेलो भी कहीं ना कहीं अपनी क्षेत्रीय पार्टियां होने के नाते अपनी ज़मीन जो है इस समय ढूंढ रही है, और भाजपा का दम इस समय लगा हुआ है कि किस तरीके से 10 साल की जो सत्ता है, जो काम किया, उसको अगले 5 साल के लिए इनकैश किया जाए। हमारे साथ इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए बड़े सीनियर पत्रकार तक्षक अंकल मौजूद हैं। सर, जैसे मैंने अभी कहा कि हर पार्टी कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार सत्ता में आ जाए। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फुल फ्लेश्ड आई है। वो कहती जो मुद्दे हम हरियाणा और दिल्ली में लेकर गए, उन्हीं के तहत हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली फ्री के तहत हम लोग हरियाणा में वापसी कर सकते हैं, हम हरियाणा में अपनी ज़मीन तलाश सकते हैं। जेजेपी और इनेलो अपनी पुरानी साख क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन ढूंढने में लगे हुए हैं, अपने आप को वो करने में लगे हुए हैं। भाजपा 10 साल सत्ता में है, उनको सत्ता बचानी है। कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में आना चाहती है। कैसे सिनेरियो आप देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा के इतिहास में आज तक किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि हम तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। तो जो पार्टी राजनीति के मैदान में उतरती है, वो चुनाव जीतने के लिए उतरती है। कोई पार्टी ये नहीं कहती, भले ही उसकी स्थिति कितनी खराब हो, वो ये कहेगी हम सत्ता में आएंगे, हम सरकार बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी भी दावा करेगी, जननायक जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी वो भी दावा करेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल भी दावा करेगा, उनकी सहयोगी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी वो भी दावा करेगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस बार हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होना है वो कांग्रेस वर्सेस भाजपा है। और 10 साल की जो सत्ता विरोधी रुख होता है लोगों का, वो आप देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही 67 सीटों की घोषणा हुई, 22-23 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक, मौजूदा मंत्री बगावत कर गए। उन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में नहीं आती और हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर विधायक बन जाते हैं, तो किसी भी पार्टी के साथ जिसकी सरकार बनेगी हम गलभैयाँ कर सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, समर्थन के बदले हमें मंत्री पद मिल सकता है, चेयरमैन ही मिल सकती है। तो आम तौर पर किसी पार्टी में जब बगावत होती है तो लोगों का डर खत्म हो चुका होता है। जो सहयोगी दल है उनको लगता है कि पता नहीं भाजपा की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, हम अपनी सीट क्यों छोड़ें। उन्होंने बगावत की और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस में अभी 40 के आसपास सीटें घोषित हुई हैं और 3 सीटों पर कुछ बगावत की खबरें आई हैं। उनमें कोई मौजूदा विधायक नहीं है, कोई उनमें पूर्व विधायक नहीं है, टिकट के दावेदार थे, टिकट एक को मिलनी है। आपको पता ही है भारतीय कांग्रेस में करीब 2600 के आसपास लोगों ने आवेदन किए थे, और जिस पार्टी के लिए जितने ज़्यादा आवेदन आते हैं उसकी एक संभावना सत्ता में आने की होती है, तभी लोग इतनी एप्लीकेशन आवेदन देते हैं। तो जो कांग्रेस में कुमारी शैलजा अनुसूचित जाति से हैं, कई बार वो सांसद रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, पार्टी के अध्यक्ष रही हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद के दावेदार जाट समुदाय से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे। तो हरियाणा में जो मत प्रतिशत को आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति और जाट समुदाय के अगर दोनों का कम्बिनेशन बैठता है तो ये 45% से ऊपर हो जाता है। और किसी पार्टी को अगर एन ब्लॉक इन दोनों जातियों का वोट मिल जाए तो सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही समझते हुए इनेलो और बसपा का तालमेल है, जाट और दलित समुदाय। ऐसे ही जननायक जनता पार्टी जाट और आज़ाद समाज पार्टी दलित समुदाय से हैं। लेकिन उन दोनों पार्टियों की तुलना में जो कम्बिनेशन कांग्रेस का है, हुड्डा साहब का और शैलजा मैडम का, वो बाकी पार्टियों पर भारी पड़ता है। जो भारतीय जनता पार्टी है तीसरी बार सत्ता में आने के दावा कर रही है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जो इनके सबसे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं मोहनलाल बड़ोली साहब, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी को चुनाव लड़वाऊंगा। क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, राई से विधायक बने थे, फिर बन सकते थे, पार्टी उनकी टिकट नहीं काटेगी, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। अब क्या वजह है ये तो वो जानते होंगे। दूसरे जो पिछले लोकसभा चुनावों में
हिंदुस्तान में 3 सांसद जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे, उनमें एक संजय भाटिया थे जो करनाल से थे, वहाँ से खट्टर साहब चुनाव लड़े। उनको कहा गया आप पानीपत शहर से चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो विज साहब हैं वहाँ के मौजूदा विधायक, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, पहला हक उनका बनता, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी के दफ्तर में बैठ के भाजपा को चुनाव जितवाने की रणनीति पर काम करूंगा। तीसरे खट्टर साहब के जो सबसे ज़्यादा नज़दीकी मंत्री होते थे पिछली बार, मनीष ग्रोवर, वो चुनाव हार गए थे पिछला, इस बार तो वो चुनाव लड़ सकते थे, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो जिस पार्टी के सत्ता में आने के दावे किए जाते हैं अमन, उस पार्टी के जो दिग्गज हैं वो चुनाव मैदान से पीछे हटने लगे, तो इसका क्या अर्थ है? अनिल विज का आप क्या समझते हैं, क्योंकि बड़ा अहम रोल है, गृह मंत्रालय रहा, नाराज़गी साफ तौर पे रही है, लगता है कि वो अपने प्रचार में सीएम को आकर प्रचार करने देंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एकदम कट कर लिया था, क्योंकि वो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए सैनी को एज अ सीएम। मैं अमन ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे कोई वरिष्ठ नेता है तो वो अनिल विज हैं। 6 बार वो विधायक बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी विधायक बने हैं, और उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी एक पकड़ है। वो जब नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले खट्टर साहब उनको राजभवन ले गए थे अपने साथ, और उनको मालूम है कि खट्टर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन वो तब तक ऐसा मानते थे कि शायद जननायक जनता पार्टी से अलग होने के लिए ये इस्तीफ़ा दिया और खट्टर साहब फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे जजपा को हटाने के बाद। लेकिन जैसे ही उनको कहा गया कि आप विधायक दल के नेता के लिए नायब सिंह सैनी का नाम प्रपोज करेंगे, तो नाराज़ हो गए और वो उठ के आ गए मीटिंग से, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। वो मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल नहीं हुए कि नायब सिंह सैनी साहब अम्बाला ज़िले से नारायणगढ़ सीट से विधायक रहे हैं, उनसे काफ़ी जूनियर हैं, वो आमतौर पर उनके साथ कोई चुनाव पे देखने को मिले। मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा चेहरा था कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ लेके चलेंगे और पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनाया है। भाजपा को ये भी लगता है कि स्वर्ण जातियाँ हमारे साथ हैं, जाट समुदाय उनके साथ नहीं है, दलित समुदाय उनके साथ नहीं है, तो उनके एक गेम है कि भाई हम पिछड़े वर्ग के चेहरे को आगे करें। इसीलिए अमित शाह साहब ने पंचकुला में कहा कि भाजपा फिर सत्ता में आएगी तो नायब सिंह सैनी साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन पिछड़े वर्ग की स्थिति आप देखिए कि जो पिछड़े वर्ग की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष थे कर्णदेव कंबोज, जिन्होंने 22-23 जिलों में अपनी टीम भेजी हुई थी बैकवर्ड लोगों को भाजपा के साथ और मजबूती से जोड़ने के लिए, उन्हीं की टिकट कट गई और टिकट कटते ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। और उनसे पूछा गया कि क्या नायब सिंह सैनी साहब ने आपसे कोई बात की, तो उनके वीडियो वायरल हुए कि सीएम साहब गिड़गिड़ा रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मालूम ही नहीं है मुझे कि आपकी टिकट कटेगी। तो मैंने कहा फिर आप किस बात के मुख्यमंत्री हैं? तो जब टिकट कट जाए और लगे कि भी पता नहीं भाजपा सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी, तो उन्होंने बगावत की, पार्टी छोड़ गए, और कल उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से मुलाकात की है। हो सकता है देर सवेर वो कांग्रेस में आए। एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है 10 साल के बाद, चाहे कोई भी सरकार है वो देखने को शाम, क्योंकि 5 साल के बाद ही दिखनी शुरू हो जाती है, बट जब सरकार दोबारा से आती है 5 साल बाद भी, वो तो बहुत बड़ी बात होती है। तीसरी बार का भी, हालांकि सेंटर में सरकार आई तीसरी बार, तो यही चीज़ वो यहाँ पर भी देख रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह नड्डा पर्सनली यहाँ पे जो चीज़ों को अच्छे से देख कर, जिस तरीके से लोग नाराज़गी दौर चल रहे, निर्दलीय के चुनाव है, वहीं ना वहीं जेजेपी की बात की जाए, इनेलो की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो ये कहाँ पे? आम आदमी पार्टी तो साफ तौर पे कह रही है कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, 2 लाख नौकरियाँ हम देंगे। वो प्रचार कर रहे हैं, रैलियों लगातार, पहले उन्होंने 45 अब 40 रैलियाँ, जेजेपी और भी चल रही है। हालांकि गठबंधन इनका नहीं हो सका, कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात चल रही थी, अगर हो जाता तो कितना फ़ायदा होता? देखिए, मैं सोचता हूँ आम आदमी पार्टी को ज़्यादा फायदा होता। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में पहले भी चुनाव लड़े, किसी सीट पर उनको कोई कामयाबी नहीं मिली आज तक। केजरीवाल साहब अंदर हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं, मूल रूप से हरियाणा के हैं, और आपने देखा हो तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो विधायकों की टिकट काटी हैं उनमें बहुत सारे वैश्य समुदाय के हैं। मैं उदाहरण के तौर पर जो नरेंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से थे, भाजपा के विधायक, उनकी टिकट काट दी। गुड़गांव से सुधीर सिंगला साहब थे, उनकी टिकट काट दी। और पलवल से मंगला साहब थे, उनकी टिकट काट दी। और सोनीपत से 2 बार विधायक रही, मंत्री रही कविता जैन, उनके टिकट काट। मैं कहता हूँ जो ये वैश्य समुदाय से केजरीवाल साहब भी हैं, और वैश्य समुदाय भाजपा के जो विधायक थे उनकी टिकट कट गई, तो जाहिर है कि नाराज़गी शहरी समुदाय के वैश्य मतदाताओं में जो नाराज़गी होगी
उसको केजरीवाल साहब भुना सकते थे अगर भाजपा कांग्रेस के साथ उनका तालमेल होता तो। पहले बातें थी 20 सीट की, कांग्रेस ने कहा हम आपको 4-5 सीटें दे पाएंगे। वो भी हुड्डा साहब ने तो ये कहा हम खुद सक्षम हैं 90 सीटों पर लड़ने में और सरकार बनाने में। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने जब कहा तो हरियाणा इकाई ने बातचीत शुरू की। उधर राघव चड्ढा साहब थे राज्यसभा के मेंबर, इधर बाबरिया साहब थे जो हरियाणा के प्रभारी हैं। इस बातचीत में कल परसों रात तक ये था कि 5 सीटों पर सहमति हो गई है, 1 सीट और उनको मिल सकती है, लेकिन उन्होंने कहा हम 10 से नीचे नहीं मानेंगे। तो समझौता अभी टूटा नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ उम्मीदवार घोषित किए हैं। हो सकता है वो दबाव बनाने की रणनीति हो। अभी नॉमिनेशन पेपर वापस लेने में काफ़ी समय पड़ा है और राहुल गांधी शायद विदेश से वापस आके फिर हो सकता है एक बार बातचीत हो। लेकिन इस सारी समझौते के तहत जो मैक्सिमम लाभ मिलना था वो आम आदमी पार्टी को मिलना था। अकेले लड़के मुझे नहीं लगता उनको पहले भी कामयाबी नहीं मिली, और आज भी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। ऐसे में समझौता होता तो दोनों पार्टियों के लिए फ़ायदा होता और ज़्यादा। का क्या स्टैंड है? इनेलो, जेजेपी, बीएसपी के साथ वो आईएनएलटी गठबंधन में चली गई। देखिए, जेजेपी ने जब चुनाव लड़ा था पिछला 10 सीटें आई थी। 10 सीटों में उन्होंने इधर उधर से उम्मीदवार ढूंढ के खड़े किए थे। अगर वो भाजपा को साथ नहीं देते, समर्थन नहीं करते, सरकार में शामिल नहीं होते, तो अभी आपने पिछले दिनों देखा 7 विधायक छोड़ गए उनको। वो स्थितियां उसी समय आ जाती। वो भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ लेती और तोड़ने के बाद वो अब भी 3 विधायक रह गए, 3 फिर रहते, लेकिन उसमें एक उनको सहानुभूति मिलती। उन्होंने ये कहा था कि भाजपा इस बार जमुना पार, और भाजपा ने कहा था 75 पार, और फिर दोनों में समझौता हो गया। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, 2 विधायकों को अपना मंत्री बना लिया, कुछ चेयरमैन बना लिए। लेकिन जो उनका मतदाता था, देवीलाल जी के जो समर्थक मतदाता थे, उनको लगा कि जेजेपी ने भाजपा को समर्थन देके हमारी भावनाओं पर एक तरह से कुठाराघात किया है। और वो नाराज़गी, ऐसा नहीं है कि जेजेपी के नेताओं को मालूम नहीं है, उनको मालूम है कि लोकसभा चुनाव में कुछ गुस्सा निकल गया है, कुछ विधानसभा चुनाव में गुस्सा निकल जाएगा। अभी दुष्यंत चौटाला के पास उम्र है, यंग है, बोलने चालने में अच्छे हैं, स्वभाव उनका ठीक है, तो कुल मिला के वो पार्टी फिर रिवाइव हो जाएगी। लेकिन इस चुनाव में कोई बहुत संभावना ही नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बलवंत अक्षर सर, जिन्होंने जिस तरीके से जानकारी दी कि इस बार सभी पार्टियों के समीकरण बताए उन्होंने कि किस तरीके से है। हालांकि अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार के चुनाव नतीजों में हरियाणा के लोग किसको सत्ता में लेकर आते हैं। कैमरामैन अलचंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।